ओके ठीक है। सो टी ऑफ 4+1 हो जाएगा यहाँ पर, टी ऑफ 4+1 हो जाएगा, सॉरी टी ऑफ 4 दैट इज टी ऑफ 3+1, ये वाली चीज हो जाएगी। क्योंकि अभी तक आप सभी ने कर लिया होगा तो एक एक करके बताते जाओ भाई। आयुष बोल तो MC MC3 3 px रेज टू द पावर m-3 m-3 इंटू 1/x रेज टू द पावर 3। ठीक है, हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यही वाली चीज की वैल्यू क्या गिवन है भाई, इसी चीज की वैल्यू गिवन है 5/2। 5/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा MC3 और p रेज टू द पावर m-3 को एज इट इज रख देते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ क्या आ जा रहा है, x रेज टू द पावर m-3 -3। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 5/2। अच्छा भाई, तो दिस विल बिकम, अब आपको पता है कि आरएचएस में तो कोई x का पावर नहीं है, इसका मतलब एक्चुअली क्या है, आरएचएस में x रेज टू द पावर 0 है, आरएचएस में x रेज टू द पावर 0 है। तो इसका तात्पर्य यह है, दिस इंप्लाइज दैट m-6 इज इक्वल्स टू 0 और m इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 6। ठीक है, m की वैल्यू 6 हो गई, m की वैल्यू 6 हो गई, तो पूछ क्या रहा है भाई, अच्छा p की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, सो दिस विल बिकम 6c3 p रेज टू द पावर 6 - 3 दैट इज 3, इसकी वैल्यू 5/2 के बराबर है। 6c3 p रेज टू द पावर 3, इसकी वैल्यू 5/2 के बराबर है, तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी भाई, यहां से आ जाएगा। अच्छा, 6c3 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय p का क्यूब इज 5/2। ये इंप्लीकेशन का साइन है। ओके, सो अच्छा इधर ही 4 बचा। ठीक है, सो p क्यूब इज कहीं ना कहीं 1/8, therefore p is going to be equals to 1/2। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आप सभी ने सॉल्व भी कर लिया होगा। ओके ठीक है, यस सर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसी में कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, फिर से टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए। अब नहीं, अभी भी उस टर्म की वैल्यू ही चाहिए, तो स्क्वायर रूट की जगह पर मैं लिखता हूं x रेज टू द पावर हाफ माइनस 2/x² रेज टू द पावर 10। इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए। ठीक है भाई, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए तो x रेज टू द पावर 0 चाहिए, इसका मतलब x रेज टू द पावर 0 चाहिए। तो सानिका बोलते जा, तो मैं मान लेता हूं कि वो टर्म कौन सा है, टर्म r+1 है, वो क्या हो जाएगा, 10 CR बिल्कुल सही, 10 CR x रेज टू द पावर 10 - R/2 वेरी गुड, मल्टीप्लाइड बाय -2 अपॉन नहीं, x रेज टू द पावर -2 और रेज टू द पावर R r। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हमें तो कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो पहले कांस्टेंट वैल्यूज को अलग करके रख लेते हैं। तो यहां पर 10 CR एक कांस्टेंट वैल्यू जिसको अलग करके मैंने लिख लिया, और -2 रेज टू द पावर r भी, ये वाली वैल्यू को भी बिल्कुल अलग करके लिख लिया। ठीक है, तो अब x के इफेक्टिव पार्ट्स बच गए, x रेज टू द पावर 10 - r डिवाइडेड बाय 2, और दूसरे वाले से मिलेगा x रेज टू द पावर -2r, 2 x रेज टू द पावर -2r। अच्छा, अब ये वाली जो पावर है, ये वाली जो x की पावर है, क्योंकि टर्म x से इंडिपेंडेंट है, इसी पावर की वैल्यू 10 - r/2 -2r की वैल्यू ही 0 होने वाली है। ठीक है, तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से मुझे मिलेगा 2 यहां से मुझे मिलेगा 10 - r विल बी इक्वल्स टू 4r और r विल बी इक्वल्स टू 2। अच्छा, अगर r की वैल्यू 2 है, तो अब मुझे जो कांस्टेंट टर्म है वो ये वाली चीज देगी, क्योंकि x का पावर तो 0 हो चुका है, तो मैं लिखूंगा कि 10c2 -2 रेज टू द पावर 2, ये मुझे कांस्टेंट टर्म दे देगा भाई। 10c2 मतलब 45 45 45 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, तो 180, हाँ 180 एक ऑप्शन है। ठीक है, 180 मिल जाएगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये टर्म की वैल्यू है, उस टर्म की पोजीशन क्या है, r+1th, मतलब t थर्ड पोजीशन है भाई उसकी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं।
ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x रेज टू द पावर 11 और इसमें आपको खोजना है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 7। ठीक है दीक्षा जल्दी से बोल। तो इसका जनरल टर्म मैं मान लेता हूं कि वो टर्म जो x रेज टू द पावर 7 दे रहा है एज अ वेरिएबल का पावर x रेज टू द पावर 7 दे रहा है वो r प्लस 1th टर्म है। ठीक है तो उस चीज के लिए यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? 11CR बिल्कुल सही 11CR x रेज टू द पावर x raised to the power 2 whole to the power 11 minus r. हाँ x रेज टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ 11 माइनस r मल्टीप्लाइड बाय माइनस x x raised to the power minus 1 हाँ to the power r. x रेज टू द पावर -1 रेज टू द To पावर the r। power ठीक है अब यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलग से लिख लिया 11CR को अलग से लिख लिया तो x का जो इफेक्टिव पावर है वो आ जा रहा है 22 माइनस 3r के बराबर। आ रहा है क्या भाई 22 माइनस 3r के बराबर? बिल्कुल आ रहा है। अब इन्होंने क्या बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 7 चाहिए। मतलब ये वाला जो मसाला है ये वाला जो x का पावर है इसी को इक्वेट किससे कर दें भाई? 22 माइनस 3r इसी को 7 से इक्वेट कर देते हैं भाई। ठीक है तो ये दे देगा 15 इज इक्वल्स टू सर वो 3r। 2r होगा ना, हाँ 22 माइनस 2r। हाँ बेटा 22 माइनस 2r होगा। ये जो माइनस ऑफ r है वो भी उसमें ऐड कर दिया एक ही हाँ। बार में तो माइनस ऑफ 3r बन सर गया। तो यहाँ पर r की वैल्यू आ जाएगी 5, r की वैल्यू आ जाएगी 5। तो मुझे पता चल गया कि 6th टर्म वो टर्म है जो कोफिशिएंट जो x रेज टू द पावर 7 वेरिएबल वाला फॉर्म दे रहा है। ठीक है तो उसका तो मुझे कोफिशिएंट चाहिए तो वो क्या हो जाएगा 11C 5। ठीक है 11C 5 हो जाएगा। 11C 5 लिखें 11C 6 लिखें? 11C 5 5 लिखेंगे। 5 5 कदम पीछे चले जाएंगे 5 4 3 2 1 और इधर भी 5 कदम पीछे चले जाएंगे भाई 11 10 9 8 7। ठीक है अच्छा भाई 5 और 2 10 को खा जाएगा, 3 9 को खा सकता है 3 टाइम्स, 4 8 को खा सकता है 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 7 2 14 3 42 मल्टीप्लाइड बाय 11 462। वेरी गुड 462 आ जाएगा आंसर 462। ठीक है तो अब आप लोगों को कुछ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x समझ में आने लग गया है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर फिर मैं बताऊंगा कि हाँ अब इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा जेईई मेंस तो कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है सो आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गए सारे क्वेश्चंस। यस Yes, सर। sir. अब हम कर लेते हैं होमवर्क एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। होमवर्क एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। होमवर्क एक्सरसाइज 9.2। ठीक है 9.2 होमवर्क एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। द कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ। देखने में डरावना लग रहा है यहां पर किसके एक्सपेंशन की बात हो रही है भाई? ऊपर में दिया हुआ है x + 1 नीचे दिया हुआ है x रेज टू द पावर 2/3 माइनस x रेज टू द पावर 1/3 + 1 और दूसरा टर्म है माइनस ऑफ x - 1 डिवाइडेड बाय x माइनस x रेज टू द पावर हाफ। ठीक है these two terms raised to the power 10। ठीक है ओके चलो तो देखो सभी पहले इस चीज को कॉपी में लिख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ लेवल 3 टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब मुझे इफेक्टिव पावर ऑफ x चाहिए 0। इफेक्टिव पावर ऑफ x चाहिए 0। इफेक्टिव पावर ऑफ x 0 से इक्वेट कर देना है 0 से इक्वेट कर देना है। अच्छा अब देखो अब आप दोनों मसालों को अलग अलग करो। ये वाला मसाला और ये वाला मसाला जो नीचे ऊपर है क्या इनको रिजॉल्व करके किसी छोटे टर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं? मतलब अभी भी आप tr+1 लिखोगे तो समथिंग रेज टू द पावर समथिंग रेज टू द पावर समथिंग लिखोगे। आप इस वाले टर्म को एक सेपरेट एंटिटी लोगे इस वाले टर्म को एक सेपरेट एंटिटी लोगे। अब मैं चाहता हूं कि क्या इनमें कुछ फैक्टराइजेशन है, क्या इनमें कुछ कैंसिलेशन है, क्या ये छोटे हो सकते हैं? और सोचो तो क्या ये छोटे हो सकते हैं? और हाँ ऋषिकेश ने पहले वाले का तो बता दिया फैक्टराइजेशन, पहले वाले का तो बता दिया
पहले वाले में क्या लिखना है ऋषिकेश न्यूमरेटर को? सर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। a प्लस बी लिखा ऋषिकेश ने और a माइनस बी लिखा, और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन ले लो ऋषिकेश? x रेज़ टू द पावर हाफ। हाँ, तो अंदर बचेगा x रेज़ टू द पावर हाफ माइनस 1। ध्यान से देखो, ऊपर वाले x माइनस 1 को, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सॉरी a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्म है, वो x रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू द पावर 1/2 माइनस 1 का फॉर्म है, उसी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा गया, तो x माइनस 1 बन गया। अब ऊपर में x माइनस 1, सॉरी ऊपर में दो फैक्टर्स आ जा रहे हैं, मैंने नीचे से x रेज़ टू द पावर हाफ कॉमन लिया, तो नीचे में भी x रेज़ टू द पावर हाफ माइनस 1 बन जा रहा है। अच्छा, तो यहां से होगा कुछ कैंसिलेशन, तो शायद वो टर्म थोड़ा छोटा हो जाए, शायद वो टर्म थोड़ा छोटा हो जाए। वो तो पहले वाले टर्म की बात की। अब ऋषिकेश खोज, तो क्या पहले वाले को भी ऐसे कुछ इस तरह से कुछ फैक्टराइज किया जा सकता है क्या? सो 1 कर अपॉन लेगा कॉमन ले हाँ। सकते हैं। 1/3 पार, नीचे 1/3 के पार को कॉमन ले सकते हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ और है। अथर सोच तो बेटा, हाँ सर। देखते हैं कौन पकड़ ले रहा है। सर अब्दुल तो सोच। 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 1/3 का स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है। स्क्वायर नहीं, देखो ये ऊपर वाला कुछ तो नीचे वाले में कब ऐसा, कौन सा ऐसा फैक्टराइजेशन होता है जब एक क्यूबिक टर्म में फैक्टराइजेशन हो रहा है, या क्यूब वाला टर्म आता है, क्यूब वाला टर्म आता है। जैसे देखो यहां पर स्क्वायर, सॉरी यहां पर क्यूबिक रूट है, तो क्यूबिक टर्म में कभी ऐसा आता है क्या कि दो पॉजिटिव आ जाए और एक नेगेटिव आ जाए किसी फैक्टर में? क्यूबिक टर्म के किसी फैक्टराइजेशन में दो पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर आ जाए, ऐसा कभी होता है क्या? ऊपर वाले में, ऊपर वाले x प्लस 1 से मैं कहीं ना कहीं, ऊपर वाले x प्लस 1 में कहीं ना कहीं आपको पहुंचना है x प्लस 1 से x रेज़ टू द पावर 1/3 तक। x प्लस 1 से x रेज़ टू द पावर 1/3 तक कैसे पहुंचोगे, सोचो तो। सर वो x वो रेज़ जो टू अंदर 1/3 का क्यूब आना चाहिए कहीं तो। सर वो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का क्यूब रूट है ना सर, वो नीचे का डिनोमिनेटर। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का क्यूब रूट नहीं है। क्यूब रूट तो मुश्किल है ना निकालना थर। देख देख, ऊपर वाले को ध्यान से देखो, ऊपर वाले को ध्यान से देखो, क्या ये x रेज़ टू द पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब है? a क्यूब प्लस b क्यूब है। Yes. अच्छा, a क्यूब प्लस b क्यूब है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, मैं केवल न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं अभी, केवल न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो न्यूमरेटर अगर a क्यूब प्लस b क्यूब है, तो न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस b a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब x रेज़ टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 माइनस ab मतलब x रेज़ टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अब मैं लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर मैंने लिखा, तो डिनोमिनेटर है x रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस 1 माइनस x रेज़ टू द पावर 1/3। अब तो इधर भी कैंसिलेशन खेलेंगे ये दोनों, ठीक है? इन दोनों ने भी कैंसिलेशन खेल लिया, तो जो इफेक्टिव टर्म्स बचे अब उनको मैं अलग से लिखने वाला हूं। जो इफेक्टिव टर्म्स बचने वाले हैं उनको बिल्कुल अलग से लिखने वाले हैं, ठीक है? तो पहले वाले के पास आप ध्यान दोगे, ये वाली चीज कन्वर्ट करने के बाद पहले वाले के पास जो टर्म बच रहे हैं, जो टर्म्स बच रहे हैं, वो है x रेज़ टू द पावर 1/3 प्लस 1, ठीक है? पहले वाले के पास। अच्छा, दूसरे वाले के पास जो टर्म्स बच रहे हैं, अब दूसरे वाले के पास बचा x रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर 1/2, ठीक है? तो मैं डायरेक्टली एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम लेकर के स्प्लिट करके डिवाइड कर दे रहा हूं, तो एक आ गया 1 और एक आ गया माइनस ऑफ 1/x रेज़ टू द पावर 1/2। मैंने x रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर 1/2 को ऐसा लिख दिया, -1 माइनस 1/x रेज़ टू द पावर 1/2। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ऐसा करने के बाद मैं केवल दो टर्म्स, दो छोटे छोटे टर्म्स के फॉर्म तक पहुंच सकता हूं जिनका पार है, जिनके डिफरेंस या सम का पार है 10। तो एक्चुअली अल्टीमेटली वो वाली चीज किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? x रेज़ टू द पावर 1/3 माइनस 1/x रेज़ टू द पावर
1/2 का पावर 10 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो अब तो भाई, अब तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब अब तो x का पावर 0 काफी आसानी से निकल सकता है। कुछ नहीं करना है, अब तो आपको सिंपली लिख देना है r प्लस 1th टर्म। मान लेते हैं कि r प्लस 1th टर्म ही वो टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। इस वाले केस में तो tr प्लस 1 मैं लिख रहा हूं, वो हो जाएगा 10cr x रेज टू द पावर 10 माइनस r डिवाइडेड बाय 3 multiplied by minus 1 raised to the power r multiplied by x raised to the power, यहां पर दूसरे वाले टर्म में 1/2 है, multiplied by x raised to the power, तो उसको ऊपर ले लेंगे, 1/2 को ऊपर ले लेंगे, कि हो जाएगा x raised to the power minus 1/2 raised to the power r। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो तो 10cr और -1 रेज़ टू द पावर r को एक साथ ले लेता हूं, तो x का इफेक्टिव पावर निकाल लेते हैं। x का इफेक्टिव पावर हो जाएगा 10 माइनस r डिवाइडेड बाय 3 माइनस r डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इसी x के इफेक्टिव पावर को अब 0 से इक्वेट करना है फाइनल आउटपुट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो जो x का इफेक्टिव पावर है 10 माइनस r डिवाइडेड बाय 3 माइनस r बाय 2, यहां से r की वैल्यू निकालते हैं, वो r की वैल्यू फिर यहां पर रख देंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं भाई। 10 माइनस r डिवाइडेड बाय 3 माइनस r डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। इंडिपेंडेंट ऑफ x है इसलिए इक्वेट कर दिया 0 से, x का पावर आने वाला है 0। ठीक है, तो ये मुझे दे देगा 20 माइनस 2r माइनस 3r डिवाइडेड बाय 6 की तो कोई मतलब उसका तो कोई रेलिवेंस ही नहीं है, तो उसको हटा दे रहे हैं। मतलब r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। r की वैल्यू 4 आ जाएगी तो जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 10c4 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4। अच्छा भाई, वो हो सकता है नीचे में 4 3 2 1 चले जाएंगे, ऊपर में 10 9 8 7 चले जाएंगे भाई। 4 2 जा 8 खा जाएगा, 3 3 जा 9 खा जाएगा, 7 3 जा 21, 10 जा 210 आ जाएगा। ठीक है, चमका क्या? यस। तो कहीं ना कहीं मैं ये मान लूं कि टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x जब भी होंगे आप उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। हाँ सर। चलो ठीक है, यस। आप इसी का एक्सपेंशन विदाउट यूजिंग मल्टीनोमियल थ्योरम हम कुछ ट्राइनोमियल एक्सपेंशन या उससे भी बड़े एक्सपेंशन में x के रेस्पेक्टिव पार्ट्स ढूंढेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है